Welcome to Nexa Fiction Channel. Rebirth of Underworld Princess. चैप्टर 78 रेयांश का दर्दनाक अतीत और आर्विका को मिला एंटीडोट। राजवीर की यह बात सुनकर रेयांश के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आ गई। उसने अपनी गहरी आंखों को उठाया और राजवीर जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी आरू कितनी पावरफुल है। मुझे यह भी पता है कि वह खुद को और आप सबको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। रेयांश ने एक लंबी और भारी सांस ली। उसने आगे कहा, लेकिन आप भी तो यह जानते हैं कि बाहर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कितना बड़ा खतरा है। मेरे जाने के बाद अगर वह जरा भी कमजोर हुई तो उस वक्त ये सब दुश्मन क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। किंग के जाने के बाद उन सब गद्दारों की नजर सीधे क्वीन पर होगी। वे उसे टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे। रेयांश सोफे से थोड़ा सीधा हुआ। उसने राजवीर जी की आंखों में देखते हुए अपनी आखिरी वसीयत की तरह कहना शुरू किया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरी जो किंग वाली सीट है उसे आप खुद हैंडल करिएगा। बाद में जब आर्विका खुद को पूरी तरह संभालने के लायक हो जाए तब आप यह गद्दी उसे सौंप देना। ऐसा करने से उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। वह सुरक्षित रहेगी। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, इसके साथ ही मेरी जो सबसे खास पर्सनल टीम है वह हर वक्त साये की तरह उसके प्रोटेक्शन के लिए तैनात रहेगी। मेरे जाने के बाद आप लोग उसका पूरा ख्याल रखना। वैसे मुझे पता है कि आप लोग उसका अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखेंगे। ये सब बातें मैं इस वक्त आप दोनों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्विका के सामने जाकर ये सब बोलने की मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं उसका रोता हुआ चेहरा नहीं देख सकता। रेयांश की ये सारी इमोशनल और दर्द भरी बातें सुनते सुनते सामने बैठे राजवीर और संजय जी की आंखों के भीतर भी गहरा दुख साफ साफ नजर आने लगा था। उनका दिल अंदर से कचोट रहा था। तभी संजय जी का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा, लेकिन इस बार उनकी आवाज में दर्द ज्यादा था। उन्होंने टेबल पर हाथ मारकर कहा, रेयांश, तुम अपनी ये फालतू और बकवास बातें अब तुरंत बंद करो। अगर मेरी प्रिंसेस ने तुम्हारी जुबान से ये मरने मारने वाली बातें सुन ली ना तो वह पक्का उसी वक्त तुमसे अपना सारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वह तुमसे बहुत नाराज हो जाएगी। संजय जी ने अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाया और रेयांश को चिढ़ाते हुए आगे कहा, और सुनो, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं खुद आगे बढ़कर उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे और काबिल लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। तुम देखते रह जाना। संजय जी की इस कड़वी डांट को सुनकर रेयांश के सूखे होठों पर एक बहुत ही मध्यम और दर्दनाक मुस्कान आई। उसने बिना पलक झपकाए सीधे संजय जी की आंखों में देखा और बेहद शांत आवाज में कहा, डैड, मैं भी तो दिल से यही चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद वह किसी बहुत अच्छे लड़के से शादी कर ले जो उसे हमेशा खुश रखे और कभी उसकी आंखों में आंसू न आने दे। इतना भारी वाक्य बोलने के बाद रेयांश अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने बिना कोई दूसरा शब्द बोले बहुत ही शांत कदमों से चलता हुआ उस स्टडी रूम से बाहर की तरफ चला गया। रेयांश के कमरे से बाहर निकल जाने के बाद पूरे स्टडी रूम में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। संजय जी ने बहुत ही व्याकुल होकर अपने बड़े भाई राजवीर जी की तरफ देखा और बेहद चिंता भरे लहजे में पूछा, भाई, प्लीज मुझे सच बताइए, क्या हमारी टीम को उस अज्ञात जहर का कोई एंटीडोट मिला? क्या डॉक्टरों ने कुछ पता लगाया? राजवीर ने बहुत ही भारी और गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी चेयर पर पीछे टेक लगाई और उदास आवाज में जवाब दिया,
नहीं संजय। जैसा डॉक्टरों ने कहा था, इस विष का एंटीडोट लैब में बना पाना लगभग नामुमकिन है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। राजवीर जी की यह बात सुनकर संजय जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींची और बेचैनी से बोले, भाई, हमें सिर्फ कोशिश नहीं चाहिए। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ बड़ा करना होगा, वरना हम अपने बच्चे को खो देंगे। दूसरी तरफ स्टडी रूम से बाहर निकलने के बाद रेयांश का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वह सीधे नीचे पार्किंग एरिया में आया, अपनी कार के भीतर बैठा और खुद स्टीयरिंग व्हील को थामकर गाड़ी तेजी से ड्राइव करते हुए मैंशन से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के लंबे सफर के बाद उसकी कार शहर के एक सुदूर और वीरान कोने में बने एक बहुत बड़े मैंशन के लोहे के फाटक के सामने आकर रुक गई। वह मैंशन देखने से ही ऐसा लग रहा था मानो वह पिछले कई सालों से पूरी तरह से बंद पड़ा हो और वहां दूर दूर तक किसी भी इंसान का आना जाना बिल्कुल न होता हो। चारों तरफ धूल और सूखी पत्तियां बिखरी हुई थी। रेयांश कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने अपने कोट की पॉकेट से एक पुरानी चाबी बाहर निकाली, उसे ताले में घुमाया और एक भारी चरमराहट के साथ उस वीरान मैंशन का गेट ओपन कर दिया। गेट के खुलते ही रेयांश बहुत ही धीमे, भारी और शांत कदमों से चलता हुआ उस हवेली के भीतर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उस सूने घर की दहलीज के भीतर अपने कदम रखे, अचानक उसके दिमाग के बंद पर्दों के भीतर अतीत के कुछ बहुत ही खौफनाक और डरावने सीन किसी पुरानी रील की तरह तेजी से घूमने लगे। उसके सिर की नसें तन गई। वह जैसे ही उस वीरान मैंशन के हॉल के भीतर दाखिल हुआ, कमरे के उस डरावने सन्नाटे के बीच अचानक उसके कानों के भीतर कुछ अज्ञात लोगों की चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। उसे साफ साफ सुनाई देने लगा कि कोई औरत और एक मर्द आपस में लड़ रहे हैं और वह मर्द उस औरत को से बहुत बुरी तरह से मार रहा है। धाड़, क्रैश की आवाजें उसके कानों के पर्दे फाड़ने लगी। फिर अगले ही पल उसके दिमाग का सीन बदला और उसे दिखाई देने लगा कि वही औरत गुस्से में पागल होकर एक महज 4 से 5 साल के छोटे से मासूम बच्चे को डंडे और चाबुक से बहुत ही बेरहमी के साथ पीट रही है और वह बच्चा दर्द के मारे चीख रहा है। धीरे धीरे रेयांश के माइंड के भीतर वे पुरानी खूनी आवाजें और वो चीखें इतनी ज्यादा तेज और भयानक होने लगी कि उसका दम घुटने लगा। असहनीय दिमागी दर्द की वजह से रेयांश ने बिना सोचे समझे वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को बहुत ही कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर उस अतीत के खौफनाक दुःस्वप्न की वजह से थरथर कांप रहा था और उस जहर का असर उसके दिमाग को पूरी तरह नर्क बना रहा था। वहीं दूसरी ओर इसी समय पर शहर के एक बिल्कुल अंडरग्राउंड इलाके में बनी गुप्त लैब का माहौल बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक अनुशासन में डूबा हुआ था। आर्विका इस समय उस विशाल लैब के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई थी। उसके चारों तरफ सैकड़ों अत्याधुनिक मेडिकल मशीनें लगी थीं, जहां उसकी बनाई गई सीक्रेट टीम के कई सीनियर डॉक्टर्स और वैज्ञानिक सफेद एप्रन पहने कुछ बहुत ही पेचीदा केमिकल्स और सैंपल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने में दिन-रात मसरूफ थे। आर्विका वहां रखी एक चेयर पर बहुत ही शान और कड़क चेहरों के साथ बैठी हुई थी। उसने अपनी उन गहरी हेजल आंखों को ऊपर उठाया। उसने अपने ठीक सामने बैठे अपनी मेडिकल टीम के हेड और सीनियर वैज्ञानिक क्रिश की आंखों में सीधे झांका और बेहद कड़क, नपीतुली आवाज में पूछा, क्रिश, क्या क्या उस विष का असली एंटीडोट पूरी तरह से तैयार है? क्रिश ने अपने हाथ की रिपोर्ट को टेबल पर रखा। उसने अपनी बॉस के उस कड़क चेहरे को देखा और थोड़ा सा झिझकते हुए गंभीर आवाज में कहा,
बॉस, हाँ, एंटीडोट तो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। लेकिन क्या? क्रिश, साफ साफ बोलो। आर्विका की आवाज बिल्कुल ठंडी और तीखी हो गई। क्रिश ने अपनी सांसें थामी और आगे पूरा सच उगलते हुए कहा, लेकिन बॉस, बात यह है कि यह जो मेडिसिन हमने लैब में तैयार की है, यह उस जहर का कोई मुकम्मल या परमानेंट इलाज बिल्कुल नहीं है। इस दवा के सेवन से मिस्टर रेयांश के खून के भीतर छुपा हुआ वह जहर हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। इसकी असलियत यह है कि उन्हें अपनी पूरी लाइफ में रोज हर सुबह इस मेडिसिन की एक गोली लेनी ही पड़ेगी। जब तक वे यह दवा रोज खाते रहेंगे, उनके शरीर और दिमाग के भीतर की कंडीशन बिल्कुल ठीक और स्टेबल बनी रहेगी। उनका मानसिक संतुलन जरा सा भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने एक दिन भी यह दवा छोड़ी, तो वह जहर दोबारा एक्टिव हो जाएगा। क्रिश का यह खुलासा सुनकर आर्विका ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और गंभीर लहजे में अपना अगला सवाल पूछा, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन तुम मुझे यह बताओ, क्या इस मेडिसिन को पूरी लाइफ खाने से रेयांश के शरीर पर इसका कोई दूसरा साइड इफेक्ट भी हो सकता है क्या? क्रिश ने तुरंत सिरनामे हिलाया और कहा, नहीं बॉस, आप इस बात की जरा सी भी चिंता मत कीजिए। इस दवा का उनकी बॉडी पर कोई भी हानिकारक साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। आर्विका ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर और सीरियस फेस के भाव आ गए। उसने अपनी उंगली से टेबल को थपथपाया और क्रिश की आंखों में देखते हुए सीधे लफ्जों में अपनी हिदायत दी, क्रिश, मेरी एक बात हमेशा अपने इस दिमाग के भीतर लॉक करके रख लो। तुम आज के बाद कभी भी किसी भी इंसान को यह बात बिल्कुल नहीं बताओगे कि यह मेडिसिन आखिरकार कहाँ से आई है। यह राज सिर्फ और खुद हमारे बीच ही दफन रहेगा। समझे तुम? क्रिश ने तुरंत अपना सिर आदर से झुकाया और बहुत ही वफादारी के साथ जवाब दिया, ओके बॉस, आप बेफिक्र रहिए, यह सीक्रेट कभी बाहर नहीं जाएगा। आर्विका अपनी चेयर से खड़ी हुई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्रिश के हाथों में मौजूद लाल रंग की गोलियों से भरी हुई कांच की उस छोटी बोतल को अपने हाथों में थाम लिया। उसने बहुत ही हिफाजत के साथ उस बोतल को टेबल पर रखे एक महंगे सीक्रेट बॉक्स के भीतर पूरी तरह से पैक कर दिया। उसने अपने बैग को संभाला और केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही कड़क आवाज में कहा, मैं अब मैंशन के लिए निकल रही हूँ। लेकिन तुम्हारी टीम का काम यहीं खत्म नहीं होता है। तुम इस फॉर्मूले के ऊपर अपनी रिसर्च को जारी रखो और इसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करो ताकि हम बहुत जल्द इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढ सकें। क्रिश ने कहा, यस बॉस, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस। चैप्टर 79। आर्विका के आंसुओं ने रेयांश को तोड़ दिया। रात के वक्त आर्विका रेयांश के रूम में बैठी उसका वेट कर रही थी। काफी रात हो गई थी लेकिन रेयांश अब तक घर नहीं आया था। आर्विका को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वह बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में बस डॉक्टर की कही बातें घूम रही थी। रात के करीब 1 बजे रेयांश की कार मैंशन के बाहर आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और रेयांश उसमें से बाहर निकला। वह इस वक्त शराब पी हुई होने की वजह से काफी नशे में था। उसके घने काले बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसके पैर थोड़े लड़खड़ा रहे थे। वह अपनी सुध-बुध खो चुका था। वह किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ अपने रूम के अंदर आया। उसने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। सामने सोफे से सिर टिकाए आर्विका बैठी हुई थी।
उसे देखते ही रेयांश कुछ पल के लिए उसे एकटक देखता रहा। आर्विका ने इस वक्त एक सफेद नाइट सूट पहन रखा था। उसके ऊपर उसके खुले लहराते हुए काले बाल उसके कंधों पर बिखरे थे। वह इस सादगी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। खिड़की से बाहर से आती चांद की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। रेयांश नशे की हालत में धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। वह जैसे ही आगे बढ़कर उसे टच करने वाला था, तभी आर्विका की आंखें खुल गईं। उसने हैरानी से अपने सामने खड़े रेयांश को देखा। आर्विका ने आज से पहले कभी भी रेयांश की ऐसी हालत नहीं देखी थी। उसने रेयांश के इस बिखरे हुए रूप को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह उसके गाल पर हाथ रखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही आर्विका का हाथ उसके चेहरे के पास पहुंचा, रेयांश थोड़ा पीछे हो गया। उसने आर्विका के स्पर्श से खुद को दूर कर लिया। आर्विका को रेयांश की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। उसने चिल्लाकर कहा, रेयांश, यह तुम कल से क्या हरकतें कर रहे हो? तुम लगातार मुझसे दूर होने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। उसने रेयांश के कॉलर को पकड़ा और आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम इस तरह रूखा बिहेव करके मुझे खुद से दूर करोगे तो क्या मैं सचमुच तुमसे दूर हो जाऊंगी? यह तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। आर्विका का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने रोते हुए चिल्लाकर कहा, और यह क्या अपना ऐसा हाल बनाकर रखा है? किसने कहा था तुम्हें इतनी ज्यादा शराब पीने को? तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा भी है कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम यह क्यों नहीं सोचते कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ। उसने रेयांश की छाती पर अपना हाथ मारा और भावुक होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना रेयांश, तो मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। मैं खुद को हमेशा के लिए खत्म कर लूंगी। मैं भी मर जाऊंगी। आर्विका ने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, इसीलिए चुपचाप जितना हो सके मेरे लिए जीने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी तब तक ही इस आर्विका की सांसें चलेंगी। जिस दिन तुम्हारी सांस रुकी, मेरी भी कहानी खत्म। इतना बोलकर उसने अपनी साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने वहां रखी हुई उस एंटीडोट वाली कांच की छोटी बोतल निकाली। उसने उस बोतल को रेयांश के हाथ में जबरदस्ती रखते हुए बेहद कड़े लहजे में कहा, यह मेडिसिन है। हर सुबह तुम्हें इसकी एक गोली खानी है। याद रखना इस बात को। इतना बोलकर वह बहुत ही गुस्से और भारी मन के साथ कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। रेयांश वहां खड़ा हुआ आर्विका की इन सभी बातों को सुनकर पूरी तरह से शॉक में जा चुका था। उसका नशा जैसे एक सेकंड में हवा हो गया था। खासकर आर्विका का यह कहना कि अगर उसे कुछ हुआ तो वह खुद को भी हमेशा के लिए खत्म कर लेगी। इस बात ने रेयांश के दिल को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने बिना सोचे समझे तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्विका की कलाई पकड़कर उसे रोकने लगा। जैसे ही रेयांश का हाथ उसकी कलाई पर पड़ा, आर्विका ने एक झटके के साथ अपना हाथ पीछे खींचा। उसने बेहद गुस्से और ठंडी नजरों से रेयांश की तरफ देखा और सीधे शब्दों में कहा, आइंदा आइंदा मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। दूर रहो मुझसे। इतना कड़ा वाक्य बोलने के बाद वह बिना पीछे मुड़े बहुत ही तेज कदमों से चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। रेयांश वहीं अपनी जगह पर बुत बना खड़ा रहा। वह बस हवा में अपने उस खाली हाथ को देखता रहा जिससे अभी अभी आर्विका का साथ छूटा था।
उसे इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्विका को क्या कहे और उसे कैसे मनाए। वह अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा सिर्फ आर्विका को खुश देखना चाहता था, लेकिन आज उसकी खुद की वजह से ही उसकी जान इतनी ज्यादा दुखी और परेशान थी। इस अपराध बोध ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। तभी अचानक रेयांश के दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा। उसके सिर की नसें तन गई। उसने तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रखा और सीधे दौड़ता हुआ बाथरूम की तरफ भागा। वह सामने लगे सफेद वॉश बेसिन के पास पहुंचा। उसने जैसे ही अपना हाथ मुंह से हटाया, उसके मुंह से सीधे लाल रंग के खून की एक बहुत बड़ी उल्टी बाहर निकलकर फर्श पर बिखर गई। दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की वजह से और उस गहरी चिंता के कारण वह जहर उसके शरीर के भीतर बहुत ही खूंखार तरीके से अपना असर दिखा रहा था। रेयांश ने बहुत ही कांपते हाथों से पानी का नल ऑन किया। उसने अपने मुंह को साफ किया। फिर उसने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई और सामने लगे शीशे में खुद के उस चेहरे को देखा। आईने में जो अक्स दिख रहा था, वह पुराना रेयांश कपूर बिल्कुल नहीं था। वह पुराना रेयांश जो हमेशा हर एक मुश्किल सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल करता था, जिसके पास अंडरवर्ल्ड से लेकर बिजनेस की हर एक चीज का सटीक सॉल्यूशन हमेशा तैयार रहता था। आज वह इंसान इस आईने में पूरी तरह से बेबस, बीमार और कमजोर नजर आ रहा था। उसके आंखें खून की तरह लाल थी। उसने इस कमजोरी को दूर करने के लिए शावर ऑन कर दिया। वह ठंडे पानी के नीचे जाकर सीधा खड़ा हो गया। शावर के उस बर्फ जैसे ठंडे पानी के झोंकों से उसके तपते हुए शरीर और उसके दिमाग को थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हुई। वह काफी देर तक उसी पानी के नीचे खड़ा रहा। फ्रेश होने के बाद उसने बाथरूम की अलमारी से एक बिल्कुल सिंपल सी टी-शर्ट और लोअर निकाला और उसे पहनकर बाहर कमरे में आ गया। वह बहुत ही थके हुए कदमों से चलता हुआ बेड के पास आया और चुपचाप गद्दे पर लेट गया। उसने कंबल ओढ़ा और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके बंद दिमाग के सामने बार बार सिर्फ आर्विका का वो रोता हुआ चेहरा, उसकी वो कड़वी बातें और उसका वो गुस्से से देखना ही लगातार घूमने लगा। वह चाहकर भी आर्विका के उन शब्दों को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उस जहर के साइड इफेक्ट की वजह से उसे पहले से ही रात को नींद आने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वह बहुत कम सो पाता था। और आज आर्विका की इन बातों के सदमे और इस गहरे दुख की वजह से वह बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी बिल्कुल सो नहीं पा रहा था। उसका दिमाग बुरी तरह फट रहा था। तभी अचानक बिस्तर पर तड़पते हुए उसे आर्विका की दी हुई उस मेडिसिन की बोतल का ख्याल आया। रेयांश ने अपनी आंखें खोली। उसने साइड टेबल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और वहां रखी उस कांच की बोतल को अपने हाथों में उठा लिया। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसमें से लाल रंग की एक गोली बाहर निकाल ली। उसने उस एक गोली को अपने मुंह में डाला और पानी के साथ उसे चुपचाप खा लिया। If you like this novel, please like, subscribe and comment for next chapter.